134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमारा फंडामेंटल जो कल हमने एस्टेब्लिश किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर से डज नॉट इंक्लूड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अगेन एस्टेब्लिश्ड। अरे हेलो, कल हमने एक बात की थी और वो बात ये की थी कि पर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? देख लो, यहां पे भी लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी shall be approved by board of director before they are signed on behalf of the board, at least by chairperson of the company where he is authorized by the board, or by two directors out of which one shall be managing director and the chief executive officer. So बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी बोर्ड मीटिंग में भी रखना पड़ेंगे यही सारी चीजें। कल आपको याद हो तो हमने 3 चीजें पढ़ ली थी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में, ऑथराइजेशन में और ऑडिट में सारे क्लॉजेस वैसे ही लगेंगे जैसे कि नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगते हैं, और वो यहां वापस लगेंगे। दैट इज देयर। सो द बोर्ड को पहले उसको अप्रूव करना पड़ेंगे, इससे पहले कि चेयरपर्सन साइन करें। यानी आपको चेयरपर्सन बनाना पड़ेगा एक, एंड यू ऑल नो दैट देयर इज अ चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन होता है, ही शुड हैव अथॉरिटी। तो अभी बोर्ड अथॉरिटी देंगे चेयरपर्सन को और वो साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर आपने चेयरपर्सन नहीं रखा है तो 2 directors out of which one shall be the managing director and the chief financial officer if he is a director in the company. अगर चेयरपर्सन नहीं बना के रखा है आपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, तो फिर मान के चलिए कि आपको 2 डायरेक्टर्स के साइन लेना पड़ेंगे, जिसमें एक तो रहेगा इसेंशियली मैनेजिंग डायरेक्टर और दूसरा सीएफओ, तब जब सीएफओ डायरेक्टर। सीएफओ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन नहीं करना है, सीएफओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिर्फ तब साइन करेगा व्हेन सीएफओ इज आल्सो अ डायरेक्टर, इफ ही इज डायरेक्टर इन अ कंपनी। The chief financial officer and the company secretary of the company, wherever they are appointed, or in case of 1-person company, only by one director for submission of the auditor for his audit report. यानी अब ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करेगा कौन। तो बॉस, सबसे पहली अथॉरिटी तो चेयरपर्सन के पास होगी, जो कंपनी के बोर्ड ने अपॉइंट किया होगा, और अगर कंपनी के बोर्ड ने चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं किया है तो एमडी के तो साइन होना ही है। एमडी के साथ किसके साइन होंगे? एमडी के साथ साइन होंगे एक और डायरेक्टर के। लेकिन सर हमारे यहाँ 2 एमडी भी है और 3 डायरेक्टर और हैं, जिनमें से एक डायरेक्टर सीएफओ है या कंपनी सेक्रेटरी। तो फिर एक काम करो, आप मैनेजिंग डायरेक्टर को पकड़ लो, और अगर आपके डायरेक्टर्स में से कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है, मतलब कंपनी सेक्रेटरीज या सीएफओ, बट दैट इज वेरी सिंपल। सो साइन करने वाले रिपोर्ट पर चेयरपर्सन एक, मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरा, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो इसके अलावा और कोई डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर हु कैन साइन। वो नहीं है, सीईओ है तो सीईओ अगर डायरेक्टर है तो साइन करवा लो, सीएफओ है साइन करवा लो, कंपनी सेक्रेटरी आप उससे भी साइन करवा सकते हो। तो देयर मस्ट बी साइन ऑफ 2 persons, otherwise the sign of chairperson will be enough. Then comes auditor's report shall attach to every financial statement. Now every financial statement बोले तो would it include consolidated financial statement? जब ऊपर लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे? अप्रूव, तो डेफिनेटली ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच होगी, तो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही अटैच होगी। सो सिंपल, देयर ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, there shall be attached to the statement laid before the company in general meeting a report by its board of director which shall include, ये सेम सेक्शन है जो हमारे पास थी वहां पर 215 कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट अटैच की जाएगी।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को आपको अटैच करना होगा, और अटैच करने के लिए कौन कौन, और अटैच करोगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न्स प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 92, वो नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड कितनी हुई, डायरेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट जो डिक्लेयर करे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट दी हुई है, जैसी वहां पर दी गई थी हमको 215 में, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट हमको यहां पे दी गई है, और सारी चीजें कवर की गई हैं उसके अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू डील द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर अकाउंट्स एंड ऑडिट। डिटेल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट है, लंबी चौड़ी। नाउ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो 217 में डिफाइन हुआ करता था, सेम डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यहां भी है। आई एम नॉट गोइंग विद दैट। अब आ रही है बात, साइंड कॉपी ऑफ every financial statement including consolidated financial statement if any shall be issued, circulated or published along with the copy of each of the notes to the accounts, auditors report and board report. Signed copy of every financial statement, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइंड कॉपी इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई है वो इश्यू होगी, सर्कुलेट होगी और पब्लिश होगी अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ नोट्स अनेक्स्ड, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। लेकिन क्या हर कंपनी के लिए ऐसा करना है? सेक्शन 8 कह रही है इफ द कंपनी बोर्ड रिपोर्ट, अब आप बोल रहे हो कि साइंड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई है तो आपको इशू करनी पड़ेगी। अब किसको इशू करनी पड़ेगी, कहां जारी करनी पड़ेगी, यह भी लिखा हुआ है, दैट इज गिवन इन रूल्स। अगली सेक्शन में भी कवर होगा कि किसको देनी पड़ेगी, बट दैट हैज टू बी गिवन। ये यहां नहीं दिया कि किसको देनी पड़ेगी, लेकिन वेबसाइट का भी प्रावधान है, बाकी सारी चीजें हैं। सीएसआर को मैं भी नहीं ले रहा हूं, पहले मैं आऊंगा कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ करना क्या है। सीएसआर को मैं बाद में ले रहा हूं, लेकिन पहले ये खत्म कर लें। तो अब तक सेक्शन 134 क्या बोल रही थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट अटैच होगी, सेम सेक्शन है, दो चार चीजें इधर उधर हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस लेक्चर का है कि हम ऑडिट और अकाउंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। नाउ कम टू 136। Without prejudice to the provisions of 101, copy of the financial statement including consolidated financial statement if any, auditor's report and every other document required by the law to be annexed or attached with the financial statement which are laid before the company in general meeting shall be sent to every member of the company, to every trustee of the debenture holder or any debenture issued by the company, and to all person other than such member or trustee, being the person so entitled not less than 21 days before the date of the meeting. Same thing, 21 दिन पहले नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे। क्या यहां लिखा है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएंगे? हाँ, तो भैया मतलब साफ लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन पर लगी हुई ऑडिट रिपोर्ट, और हर डॉक्यूमेंट जो अनेक्स और अटैच होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो वो ऊपर अटैच होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। shall be sent to every member of the company, every trustee of the debenture holder, debenture जो इशू किए हैं कंपनी ने उनके लिए, हर पर्सन अदर देन सच मेंबर और ट्रस्टी बीइंग अ पर्सन सो एंटाइटल्ड। ये एक्ट कई जगह पर बोलेगा कि ये और किस किस को जाने चाहिए, तो जो जो भी इस एक्ट के अंदर एंटाइटल्ड है, द लिस्ट विल बी डिफरेंट कि कौन कौन एंटाइटल्ड है। नॉट लेस देन 21 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। ओके, प्रोवाइडेड in case of listed company, provision of this subsection shall be deemed to be complied with if the copies of documents are made available for inspection at its registered office during the working hours for a period of 21 days before the date of the meeting, और साथ में statement containing salient features of such document
in prescribed form or copies of the document as company may deem fit, sent to every member of the company and every trustee for the holders of debenture issued by the company not less than 21 days. इसीलिए बोला है लिस्टेड कंपनी क्या कर सकती है, लिस्टेड कंपनी एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एनुअल रिपोर्ट अपने मेंबर्स को भेज देगी, लेकिन उनको 21 दिन तक अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करवाने पड़ेंगे. अगर ऐसा कर लेती हैं तो लिस्टेड कंपनी को हम कंप्लाइड विथ मानेंगे. नॉन लिस्टेड कंपनी को तो सारे डॉक्यूमेंट अपने हर मेंबर डिबेंचर होल्डर को भेजने हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी ऐसा कर सकती है कि अपने एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकती है. इसके अलावा भी है प्रोवाइडेड फर्दर central government may prescribe the manner of circulation of financial statement of the companies having such net worth and turnover as may be prescribed. अब जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया वो बड़ा जबरदस्त. क्या हम ईमेल के थ्रू मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेज सकते? इसके लिए इन्होंने रूल्स बनाए और वो रूल्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं. उन रूल्स को ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि अब आप कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू ईमेल भेज सकती हैं बजाय कि पोस्ट करने. सो लेट्स गो टू रूल्स जिनके अंदर ईमेल आप कर सकते हो कुछ मामलों में. हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 130 5 की 6 की 7 की 4 6. सो लेट्स मूव टू सेक्शन 136. ये कहते हैं manner of circulation of financial statement in certain cases. In case of all listed companies and such public companies which have a net worth of more than 1 crore rupees and turnover of more than 10 crore rupees, the financial statement may be sent. This is a rule. आपके पास रूल नहीं है, मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूं. रूल इज हर सारी लिस्टेड कंपनीज पहले तो, और दूसरा सच पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीस है और टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू सच मेंबर हुज शेयर होल्डिंग इज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड हुज ईमेल आईडीज आर रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. आप अपने डिपॉजिटरी से संपर्क करो. उन डिपॉजिटरीज के पास जिन्होंने डीमैट करवा रखे हैं अपने शेयर्स आपकी कंपनी के, उनके ईमेल एड्रेसेस होंगे. उन ईमेल एड्रेस पर आप बाकायदा भेज सकते हैं. क्या मैंने कहा? सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने ये नहीं कहा नोटिस ऑफ एजीएम. ओ हेलो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कुलेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द एजीएम, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं. वो कैसे भेजना है उसके प्रोविजंस अलग है. यहां मैं जो रूल्स की बात कर रहा हूं, दीज रूल्स आर ओनली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर द शेयर होल्डिंग हेल्ड अदरवाइज देन बाय डीमैट फॉर्मेट टू सच मेंबर हु हैव पॉजिटिवली कंसेंटेड इन राइटिंग फॉर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड. थोड़े दिन में कंपनीज जो हैं अपने अपने शेयर होल्डर को एक एक लेटर भेजेंगी कि काइंडली गिव कंसेंट फॉर सेंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू ईमेल, और वो कंसेंट देंगे पॉजिटिवली कि यस वी आर देयर. वो आएंगे पेपर ऐसे ही, वी टूवर्ड्स द ग्रीन इनिशिएटिव टेकन बाय द कंपनी, वी वांट टू सर्कुलेट यू द इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन हार्ड फॉर्मेट, वी वांट टू शेयर यू थ्रू दिस एंड दैट, एंड सब आएंगे. और फिर पॉजिटिवली जब शेयर होल्डर उनको कम्युनिकेट कर देंगे तो वो भी ईमेल पे जा सकते हैं. By dispatch of physical copies through any recognized mode of delivery as specified under section 20 of the act in all other cases. बाकी के सारे केसेस में आपको कैसे भेजना पड़ेगा? फिजिकल कॉपीज भेजना पड़ेगी. That's it. तो सिर्फ किन केसेस में ईमेल कर सकते हो? इन केसेस. बाकी सारे केसेस में आपको फिजिकल फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा. सिर्फ इन केसेस में आप ईमेल कर सकते हो. पहली बात तो सारी लिस्टेड कंपनी ईमेल कर सकती. दूसरी बात, सारी पब्लिक कंपनी ईमेल कर सकती है अगर उनका नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीस हो और जिनका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीस हो, दे कैन ईमेल इट. वो ईमेल कर सकती हैं. उन लोगों को जिन्होंने डीमैट के अंदर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है
और जिन्होंने पॉजिटिवली डीमैट फॉर्मेट में तो नहीं है उनके शेयर, लेकिन आपको बोल दिया है उन्होंने कि नहीं सब हमको आप ईमेल से भेज दो, यू कैन सर्कुलेट देम थ्रू ईमेल. लेट्स मूव अगेन टू एक्ट. एक्ट पर अगर आगे और बढ़े, फिर कॉन्ट्रावेंशन में क्या होगा सर? कॉन्ट्रावेंशन में वही होगा जो अब तक होता है, फिर से वही पेनल्टीज, वही प्रोसिक्यूशन, वही सारी चीजें. दैट वाज 136. नाउ भाई अब जरा एक चीज और जो प्रोविजन में दी है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, इसी सेक्शन के अंदर 136 के अंदर ही, listed company shall also place its financial statement including consolidated financial statement if any and all other document required to be attached thereto on its website which is maintained by or on behalf of the company. Provided also that listed company shall also place its financial statement including CFS if any and all other document required to be attached thereto on its website which is maintained by or on behalf of the company. Is it indirect mandate for the company to maintain a website? Listed company हो, shall also place its financial statement including consolidated financial statement if any and all other document required to be attached on its website, bracket में लिखा if any, which is maintained by or on behalf of the company. मतलब कहीं ना कहीं इस एक्ट में रिक्वायरमेंट है दैट लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव वेबसाइट, और नहीं है तो अपने आप आ जाएगी क्योंकि उनको वेबसाइट रखना है और उस पर भी डिस्प्ले करना है. प्रोवाइडेड ऑल्सो that every company having subsidiary or subsidiaries shall place separate audited accounts in respect of each of the subsidiary on its website if any. यहां if any लिखा है, वहां if any नहीं लिखा, यहां if any लिखा है. Provided a copy of separate audited financial statement in respect of each of the subsidiary to any shareholder of the company who asks for it. चलिए कंक्लूड करते हैं. अब ऊपर से नीचे तक अगर आप पढ़ो तो क्लियरली आ रहा है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय टू बी अटैच्ड देयर टू अपनी वेबसाइट पे रखना पड़ेंगे. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एवरी कंपनी हैविंग अ सब्सिडरी और सब्सिडरीज shall place separate audited accounts in respect of each of the subsidiaries on its website if any. मतलब क्लियर हो जाता है कि आपकी वेबसाइट अगर है तो आपको पुट करना है. ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्रोविजन वेबसाइट को मैंडेटरी करे और दूसरा प्रोविजन बोल दे इफ एनी. सो इफ एनी ऊपर लगना रह गया है, नीचे इफ एनी लग गया है. इसका मतलब आप इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो कि अगर लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट है तो आप उसे क्या करें, वेबसाइट पे डालें. नहीं है तो ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि इफ एनी यहां लगा दिया है तो अब आप इसको यहां मैंडेटरी नहीं कर सकते कि यहां वेबसाइट होनी चाहिए. So you have to interpret the law in the form which is given. वहां if any लगना रह गया लेकिन यहाँ if any लग गया. जब यहाँ if any लग गया इसका मतलब है कि पूरी सेक्शंस के अंदर अगर आपकी वेबसाइट है देन यू हैव टू. अब ये बात अलग है कि लिस्टिंग एग्रीमेंट आकर लिस्टेड एंटिटीज को कह दे कि आपको वेबसाइट मेंटेन करना पड़ेगी. डिपेंड्स, अभी तो नहीं है. नाउ अ कंपनी शैल अलाउ every member or trustee or holder of debenture issued by the company to inspect the document stated in the subsection 1 at registered office during business hours. ठीक है, जब जिनके लिए रखे हैं वो तो आएंगे ही. बड़ी छोटी सी पेनल्टी है सर. If default is made in complying with the provisions of this section, company shall be liable to a penalty of 25,000 rupees. And every officer of the company who is in default will be liable for 5,000 rupees. ये तो अब कुछ लगती नहीं है 20-20 लाख रुपए के आगे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. If default is made in complying with the provisions of this section, okay, fine. Now comes, ये है अब जबरदस्त वाला काम. 137 आग लगा दी. Filing of statement with ROC. जो प्रोविजन इन्होंने दिए हैं गजब ही दिए हैं. अभी तक हमारा जो सेक्शन था
करस्पॉन्डिंग सेक्शन वाज 211. जाके देखो जल्दी करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा था. सेक्शन 137 का करस्पॉन्डिंग 220 सॉरी 220 which was relating to copy of financial statement to be filed with ROC. Copy of financial statement including consolidated financial statement if any, along with all the documents which are required to be or attached to such financial statement under this act, duly adopted at AGM of the company, shall be filed with ROC within 30 days of the date of the annual general meeting in such manner with such fees or additional fees as may be prescribed within the limit specified under section 403. वो तो सब ठीक है, 30 दिन के अंदर फाइल करना है, ये कोई नई बात नहीं थी, ये पहले भी थी कि पहले भी हम एनुअल जनरल मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न को फाइल करते थे. बात अब शुरू होती है. Provided that where the financial statement under subsection 1 are not adopted at annual general meeting or adjourned annual general meeting, such unadopted financial statement along with the required document under subsection 1 shall be filed with the registrar within 30 days of the date of annual general meeting, and the registrar shall take them his record as provisional till the financial statement are filed with him after their adoption in adjourned annual general meeting for that purpose. ये है जबरदस्त वाला क्लॉज जो नया आया है. यानी मीटिंग कन्वीन हुई, फिर एडजॉर्न हुई और कंक्लूड हुई. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि where the financial statement under subsection 1 are not adopted at annual general meeting or adjourned annual general meeting, such unadopted financial statement along with the required document under subsection 1 shall be filed with the registrar within 30 days of the date of annual general meeting. From the conclusion of annual general meeting नहीं है, from the date of annual general meeting है. और from the date of annual general meeting मतलब जिस दिन आपने एनुअल जनरल मीटिंग कमेंस की उस दिन से 30 दिन तक. और हम आपकी मीटिंग अगर एडजॉर्न ही होती जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ वांट ऑफ एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, तो आप भाई साहब एक काम करो, प्रोविजनल अकाउंट्स हमारे साथ फाइल कर दो, और जब आपकी एडजॉर्न मीटिंग खत्म हो जाए और वो एजीएम जो है वो अडॉप्ट कर ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो फिर वो भी बाद में लाके फाइल कर देना. लेकिन तब तक प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनअडॉप्टेड भी फाइल किए जा सकते हैं आरओसी के पास. यानी अब एनुअल जनरल मीटिंग आपको जो एनुअल जनरल मीटिंग का क्लॉज है कि आपको इतने समय में एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी. मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं हुए तो आदमी ने कहा चलो एजीएम तो कर ही लेते हैं, फिर एडजॉर्न कर देंगे. अगर आपने एजीएम कर लिए और एडजॉर्न किए और अगर वो एडजॉर्नमेंट होती जा रही है तो होने दो. आपको आपकी एजीएम शुरू होने से 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास ये सारी चीजें फाइल करना ही पड़ेंगी. Within 30 days you have to file all these things. चाहे आपकी एजीएम खत्म होती है या नहीं होती. ऊपर भी देखें अगर हम, तो ऊपर भी लिखा है within 30 days of the date of annual general meeting. ये नहीं लिखा 30 days after the annual general meeting is over. कहीं भी नहीं लिखा है. They are not saying this. That means वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अगर एडजॉर्न भी हो रही है मीटिंग तो हमें उससे मतलब नहीं है. अगर आपके अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए हैं तो अडॉप्टेड डाल दो, और नहीं हुए हैं तो अनअडॉप्टेड डाल दो. आप तो प्रोविजनल दे दो आप हमको, हमें कोई दिक्कत नहीं. देयर इज समथिंग न्यू विच इज कमिंग आउट नाउ. कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं, मैं घर पे भी पढ़ रहा हूं, यहां भी पढ़ रहा हूं, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है. तो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो. Now, next, provided further that financial statement adopted in an adjourned annual general meeting shall be filed with registrar within 30 days of the date of such adjourned general meeting with such fees or such additional fees as may be prescribed within the time specified under section 403. अब 3 केस हो गए. एजीएम हुई,
एजीएम खत्म हो गई, उसी दिन एजीएम हुई, नॉर्मली जो होगा वो होगा, उसी दिन एजीएम हुई, उसी दिन एजीएम खत्म हो गई, आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं। सर एजीएम शुरू हुई लेकिन एडजॉर्न हो गई, तो क्या करूं? अगर एडजॉर्न हो गई है और इतनी ज्यादा एडजॉर्न हो गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी डिले हो जाएंगे, देन प्लीज मेक इट श्योर कि अनअडॉप्टेड ही आप क्या कर दो, भेज दो। और जिस दिन एडजॉर्न मीटिंग में वो अडॉप्ट हो जाए उससे 30 दिन के अंदर फिर कौन से भेज दो, जो अडॉप्टेड कर दिए। सो सिंपल। अब अगर ऐसा होता है कि आपकी एजीएम हुई आज और किसी कारण से एडजॉर्न हो गई 7 दिन के लिए, कोई बात नहीं, 7 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर दो, अडॉप्ट कर लो, क्योंकि 7 दिन बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करोगे तो भी इस एजीएम से 30 दिन के अंदर अंदर तो आरओसी को फाइल हो ही जाएंगे ना। अरे यार कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एजीएम मालूम नहीं है, एडॉप्शन मालूम नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। आपने एजीएम कर दी 14 जून को और एडजॉर्न कर दी 7 दिन के लिए, दैट इज ऑन 21 ऑफ जून। अब 21 ऑफ आपको इस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर कहां भेजने हैं, आरओसी को। अब आपने अगर एडजॉर्न मीटिंग खत्म कर दी और उसमें अडॉप्ट कर लिए तो भी आप इसके पहले ही भेज सकते हो ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको 3 सिचुएशन हो सकती हैं, एजीएम हुई और एजीएम खत्म हो गई, 30 दिन के अंदर फाइल कर दो। एजीएम हुई, एजीएम एडजॉर्न हो गई, और अगर आपको लग रहा है कि एडजॉर्न मीटिंग एजीएम से 30 दिन बाद जाएगी तो आप फिर प्रोविजनल फाइल कर दो, और जिस दिन एडजॉर्न मीटिंग में वो अडॉप्ट कर लो उस दिन से 30 दिन के अंदर वो भी फाइल कर दो। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनुअल रिटर्न, न्यू रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमको इतना पढ़ना पड़ रहा है। 1 पर्सन कंपनी, लो भैया इनको कुछ छूट दी गई है। 1 पर्सन कंपनी अपने आप में बहुत जोरदार फंडामेंटल, एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर होगा, लेकिन अभी आप सीवीए देखें। 1 पर्सन कंपनी को छूट दी गई और स्मॉल कंपनी को छूट नहीं है, और प्राइवेट कंपनी को भी छूट नहीं है, और पब्लिक को तो है ही नहीं, और लिस्टेड को तो बिल्कुल ही नहीं। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट 1 पर्सन कंपनी शेल फाइल कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर अलॉन्ग विद द ऑल डॉक्यूमेंट, मेंबर्स नहीं है वो एक ही मेंबर है, along with all documents which are required to be attached to such financial statement within 180 days from the close of the financial year। अब वो कहाँ एजीएम करेगा एक अकेला। अरे 1 पर्सन कंपनी मतलब लाइक अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, उसकी कहाँ की एजीएम होना है, क्या होना है। तू तो भैया 180 दिन पकड़ ले, कहां से, तेरे 31 मार्च से, उससे 180 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दे। दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ 1 person company। Then comes provided also that company shall along with its financial statement to be filed with registrar attach the accounts of its subsidiary or subsidiaries which have been incorporated outside India and which have not established their place of business in India। ठीक है, ये तो पहले भी था, अभी भी हमने डाल दिया। अब तो मजा ये है कि किसी साल एजीएम ही नहीं हुई तो क्या करूं। अभी तो एजीएम हो रही थी और एजीएम एडजॉर्न हो रही थी, आप बोल रहे साहब एजीएम ही नहीं हो रही, अब क्या करें। Where the annual general meeting of a company for a year has not been held, the financial statement along with the document required to be attached under subsection 1 duly signed along with the statement of the fact and reason for not holding the annual general meeting shall be filed with the registrar within 30 days of the last date before which the annual general meeting should have been held, in such manner with such fees or additional fees as may be prescribed in the time specified under section 403। 403 is a different section which is describing the whole time limit। बस ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एजीएम क्या होती, बस आप 30 सितंबर, तो ठीक है, उस 30 सितंबर से 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या फाइल करना है, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दो। आप तो आपकी एजीएम जब होगी तब होगी, और साथ में एक स्टेटमेंट भी डाल दो कि हमारी एजीएम नहीं हो पा रही है, फैक्ट्स भी डालो कि हमारी एजीएम क्यों नहीं हो पा रही है, ये आपको देना पड़ेंगे। फिर तो पैनल प्रोविजन है कि किसी का कुछ हुआ तो क्या होगा, इट्स नॉट दैट। तो अगर अब हम ओवरऑल देखें तो एक चीज बार बार आ रही थी, एंड दैट इज विच इज
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अंडर सबसेक्शन 1, तो मैं चाह रहा हूं कि सबसेक्शन 1 को एक बार फिर से आपको बता दूं कि प्रोविजनल फाइल कर रहे हो रिटर्न तो भी क्या फाइल करना पड़ेगा। अगर आप प्रोविजनल रिटर्न फाइल कर प्रोविजनल बैलेंस शीट फाइल कर रहे हो तो भी सारे डॉक्यूमेंट जो दिए हैं सबसेक्शन 1 में वो देना पड़ेंगे। विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ 101, अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, 2 ऑडिटर रिपोर्ट एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी अनेक्स्ड और अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो भाई साहब ये 4 चीजें तो अडॉप्टेड हो या अनअडॉप्टेड हो आपको फाइल करनी पड़ेगी। अनऑडिटेड नहीं बोला है मैंने, अनअडॉप्टेड बोला है। ऑडिटेड ही फाइल करना पड़ेंगे, अनऑडिटेड फाइल नहीं होंगे। अनअडॉप्टेड फाइल हो सकते हैं, अनऑडिटेड फाइल नहीं हो पाएंगे। मेक इट श्योर। अनअडॉप्टेड आप फाइल कर सकते हो प्रोविजनली, दैट इज देयर। नाउ तो ये थी सेक्शन 136 जो बता रही थी कि एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सामान्यतः तो एनुअल जनरल मीटिंग्स खत्म, एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसी दिन खत्म होगी, उस दिन से 30 दिन। लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग चालू हुई है और एडजॉर्न हो गई है तो चालू होने के बाद अगर एडजॉर्नमेंट ज्यादा लंबा जा रहा है तो चालू होने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देना पड़ेंगे, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजनली, और फिर जब एडजॉर्न मीटिंग में वो अडॉप्ट हो जाए तो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको देना पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सीएसआर अपन इकट्ठा लेंगे। सीएसआर अपने आप में एक जबरदस्त चीज है। सेक्शन 138 एंड दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरनल ऑडिट। अगर ये एक्ट एज इट इज लगा है तो ढेर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट देश को चाहिए, और अगर ढेर सारे चाहिए तो पास भी करना पड़ेंगे। तो अब देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या होता है। सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, लो ये तो सेक्शन ही रूल से चालू हुई, चालू रूल से हुई। shall be required to appoint an internal auditor who shall either be a chartered accountant, wow, or a cost accountant, or such other professional as may be decided by board। वाह, बोर्ड खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये प्रोफेशनल हमारे काम का है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि ये एक्सपीरियंस्ड आदमी ये इंटरनल ऑडिट कर सकता है, तो बोर्ड में डिसाइड। बहुत अच्छे। टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर एंड द इंटरवल्स इन विच द इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्ट टू बोर्ड। तो आइए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए जरा देखें। ये सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रूल्स। अब इंटरनल ऑडिट का एरिया एक बहुत बड़ा एरिया बन के इमर्ज होगा। लेट्स स्टार्ट द इंटरनल ऑडिट रूल्स। क्या कहते हैं, छोटे से रूल्स भी, ज्यादा बड़े नहीं है, बट हाँ हैं तो सही। Following class of companies shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditors, namely every listed company। वो तो ठीक है भैया, every listed company तो पहले भी थी, अभी कौन सी नई है। Every unlisted public company, नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब अपने ऑफिस में जाके पब्लिक कंपनी उठाना जो लिस्टेड नहीं है, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीस और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये तो ठीक है। टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीस और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भी ठीक है। बट इसमें बहुत सारे निपट जाएंगे। हम कमाए ना कमाए, हमारी कैपिटल कुछ हो ना हो, लोन तो हम बेहतरीन लेते हैं, तो लोन में निपट जाएंगे हम इंदौरी। outstanding loans or borrowings from the banks or public financial institution exceeding
100 crore rupees or more at any point of time during the preceding year, or outstanding deposit of 25 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year. लो जी, तो हर वो पब्लिक कंपनी जो इन थ्रेशोल्ड्स को मीट करेगी, अभी आपको कुछ लिखने और याद करने की जरूरत नहीं है, सारे थ्रेशोल्ड अपने आप में याद अपने आप हो जाएंगे जब वो प्रोविजंस आएंगे. आपका मॉड्यूल अभी तो रीड्राफ्ट होके आएगा, आपके मटेरियल रीड्राफ्ट होके आएंगे, उनके अंदर सारी ये चीज होंगी. लेकिन फिर भी अभी हम बात कर रहे हैं कि हर लिस्टेड कंपनी को तो इंटरनल ऑडिट करना ही पड़ेगा. हर पब्लिक कंपनी को ऑडिट करना पड़ेगा अगर उसकी पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा रही पिछले साल, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा रहा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा रहे एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा रहे एनी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनके ऊपर इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है. और साथ में हर प्राइवेट कंपनी पर भी इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी कर दिया गया है अगर turnover of 200 crore rupees or more during the preceding financial year, or outstanding loans or borrowings from the bank or public financial institution exceeding 100 crore rupees or more at any point of time during the preceding year. बहुत clear. These are the slab rates which have been fixed for the internal audit. 200 करोड़ के क्लब वाली जितनी भी कंपनीज हैं वो यहां पर आ रही हैं. आप देख लो, टर्नओवर 200 करोड़ यहां भी है और बोरोइंग 100 करोड़ यहां भी है. अगर आप पीछे जाओगे तो पीछे वाले केस में भी आउटस्टैंडिंग ऑफ बोरोइंग ऑफ रुपीस ये भी 100 करोड़ था यहां पर, और टर्नओवर जो था वो 200 करोड़ था. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पेडअप कैपिटल 50 करोड़ वाली और डिपॉजिट वो ले नहीं सकते, इसलिए ए और डी वो फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, बाकी प्राइवेट कंपनी को ये दोनों वाली एज इट इज अप्लीकेबल, और लिस्टेड कंपनी पे तो सभी अप्लीकेबल है. सो दिस इज द लिमिट विच इज देयर फॉर इंटरनल ऑडिट. लेकिन रूल्स में कुछ बातें और हैं. प्रोवाइडेड दैट एन एग्जिस्टिंग कंपनी कवर्ड अंडर एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया shall comply with section 138 and this rule within 6 months of the commencement of such section. अब ये सेक्शन कब कमेंस हुई? सर ये सेक्शन अभी कमेंस हो गई. अभी अगर ये कमेंस हो गई है तो इस सेक्शन के कमेंसमेंट मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा. फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. बहुत अच्छा किया. The term chartered accountant shall mean the chartered accountant whether engaged in practice or not. लो जी, यहाँ पर chartered accountant को स्पेसिफिकली बोल दिया he may or may not be in practice, लेकिन हमारा कोड ऑफ एथिक्स अलाउ करेगा जब तब तो बात करेंगे. Then audit committee of the company or board shall consult in consultation with internal auditor formulate the scope, functioning and periodicity and methodology of conducting the audit. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए दिए थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल नहीं बनाए. उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ऑडिट कमेटी और मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप, फंक्शनिंग और पीरियोडिसिटी क्या होगी. सो नाउ बाय दिस एक्ट 2013 इंटरनल ऑडिट इज इमर्जिंग एज अ एरिया जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी पहले. नाउ इट इज टुवर्ड्स द पब्लिक कंपनी ऑल्सो एंड इट इज टुवर्ड्स द. लोग बोल रहे हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, पर वेलकम क्या कर रहे हैं? आपने तो सबने देखा ही है कि एक रीजनेबल एक्सटेंट के टर्नओवर पर पहुंचने के बाद मैनेजमेंट खुद ही इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर देता है. उसको आपको एक्ट में बोलने की जरूरत भी नहीं थी. 200 करोड़ से नीचे की कितनी ही कंपनियां हैं हमारे ऑफिस में जिनमें हम इंटरनल ऑडिट कर ही रहे हैं. तो इंटरनल ऑडिट वैसे भी एक एरिया था, अब मैंडेटरी कर दिया गया है, दैट इज देयर. बट 200 करोड़ से नीचे तो मैं खुद बोल सकता हूं कि इंदौर में हम लोग ऑडिट करते हैं. कितनी ऐसी कंपनियां जिनके टर्नओवर कोई 100 करोड़ भी नहीं टच करते हैं, लेकिन हम लोग इंटरनल ऑडिट तो करते ही हैं उनका. सो इंटरनल ऑडिट इज देयर अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इस चैप्टर में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है एंड दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डायरेक्ट है, इट्स एन एडिशनल चार्ज. आइए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इतना हंगामा है इसके ऊपर.
हर कंपनी जिसकी नेटवर्थ रुपीज 500 करोड़ रुपीस और मोर है, या टर्नओवर रुपीज 1000 करोड़ और मोर है, या नेट प्रॉफिट रुपीज 5 करोड़ और मोर है। यार बाकी दो ठीक थे यार, तुमने नेट प्रॉफिट में लाके बैंड बजा दी है, बाकी दो में तो हम बड़ा खुश हो रहे थे, अरे बोले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया ले आए हो ना बॉस, कि 5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, उसको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी CSR, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ। तीसरा वाला बहुत किलिंग है। नेट प्रॉफिट रुपीज 5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर अगर होता है, आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी, जिसमें 3 या ज्यादा डायरेक्टर होंगे, जिनमें से कम एक शेल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, कंपनी कौन सी? तो डेफिनेटली प्राइवेट हो कि पब्लिक हो, डजेंट मैटर। लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, डजेंट मैटर। स्मॉल कंपनी तो ये नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली अब सभी मरना है। जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपीस और मोर हुआ नेट प्रॉफिट, वो इस पर्टिकुलर दायरे में आ जाएगा सेक्शन 135 की। उनको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। क्या दिक्कत है सर CSR कमेटी? अरे CSR कमेटी नहीं बनाना है, बहुत सारे काम करना है। आप कंपनी हो तो आपका दायित्व बनता है कि आप समाज को कुछ लौटाओ, और आप मैंडेटरीली लौटाओ। अभी तक तुम दान करते थे, अब हम तुमसे दान करवाएंगे फोर्सफुली। और कितना? 2% ऑफ योर टर्नओवर, नेट प्रॉफिट भी नहीं। इसीलिए तो आग लगी पड़ी है। क्या हुआ? 2% ऑफ योर, सॉरी, नेट प्रॉफिट, 2% टर्नओवर है, टर्नओवर में तो मर जाएंगे। 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट आ रहे हैं अपन। द बोर्ड रिपोर्ट, वो तो बोर्ड रिपोर्ट को बोलना है, वो तो सब बोलेगी CSR के बारे में। सबसेक्शन 5 पे आओ, उससे पहले तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, उसके बाद आओ। इट सेज द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 shall ensure that company spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year in pursuance of corporate social responsibility। मान लो इस साल का नेट प्रॉफिट मेरा 6000 करोड़ है, लास्ट ईयर का 5000 था, उस पहले ईयर का 4000 था, टोटल मेरा हो गया एवरेज 5000 करोड़। 5000 करोड़ का 2%, 5000, सॉरी मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, गलत ले लिया, वापस प्रॉफिट लेता हूं। इस साल का प्रॉफिट है मेरा 7 करोड़, पिछले साल का था 6 करोड़, उससे पहले का था 5 करोड़, डिवाइडेड बाय 3, टोटल हुआ कितना? 1 मिनट, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर लिया है इंक्लूडिंग दिस फाइनेंशियल ईयर? 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का ले लिया, और मान लो वो एवरेज आया कितना? 5 करोड़। इस साल का प्रॉफिट तो मेरा 6 करोड़ है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट मेरा है कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ का 2% कितना हुआ? एटलीस्ट 1 करोड़। कौन बोला भैया? कौन है CPT का मैथ्स? कितना हुआ? हाँ, ये मजे ले रहा है यार, 20% ले रहा है क्या 5 करोड़ का? की बात करो तो कहीं धर्मशाला में दान कराऊं ना, तो क्या करूं? तो बोले अभी हमने रूल बनाए, उन रूल के हिसाब से आप जाओगे। रजिस्टर्ड ट्रस्ट होंगी, रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी, जिनका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि वो समाज सेवा कर रही है। आप उनके नाम का चेक फाड़ के उनको दोगे और ये देखोगे कि उन लोगों ने समाज सेवा की। अब 10 लाख रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट पे 10 लाख रुपए तो आपको देना पड़ेंगे समाज सेवा के नाम पे, और किसको दोगे? वो भी रजिस्टर्ड है। तो दे हैव सेड दैट
कि वो कॉर्पोरेट सोशल पॉलिसी के हिसाब से आपको 2% तो खर्च करना ही पड़ेगा. प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड वेयर इट ऑपरेट फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट आस्क्ड फॉर CSR. प्रोवाइडेड दैट if the company fails to spend such amount, the board shall in its report बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ. For this purpose, average net profit shall be calculated in accordance with provision of section 198. वो अलग है कि P&L में कैसे कैलकुलेट करना, बट वो क्लियर है कि आपको 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट तो इंश्योर करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ CSR. आपको CSR के लिए नेट प्रॉफिट में लेके जाना पड़ेगा. तो CSR के रूल्स आए हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि पहले उन्होंने क्लॉज बताए कि आपको चैप्टर 7 में बताया है कि CSR के लिए आपकी एक्टिविटीज क्या होना चाहिए. सर मैंने तो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दिया, वो समाज सेवा ही तो करती हैं. नो, वो हमारे मिश्रा जी हैं, वो समाज सेवा करते रहते, हमने उनको दे दिए. नो, यू हैव टू activities which may be included in companies in their CSR policies. कंपनी अपनी पॉलिसी बनाएगी कि आप किस दिशा में काम करना चाहते हो. तो हर कंपनी अपने हिसाब से अपनी CSR पॉलिसी बना सकती है, लेकिन CSR पॉलिसी में ये चीजें आएंगी. इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी. भाई आप अपनी CSR पॉलिसी डिसाइड करो कि आप ये 10 लाख रुपए कहां खर्च करोगे. बोले सर हम भूखे और गरीबों के लिए खर्च करेंगे. ठीक है. या हम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्च करेंगे, स्कूल चलाएंगे निशुल्क. या प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन, हम वुमेन वोकेशनल कॉलेजेस चलाएंगे, चलाओ. रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ. ठीक है सर. कॉम्बेटिंग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एड्स हैं, कैंसर्स हैं, बाकी सबसे लड़ने के लिए कोई काम आप करोगे. एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आप पर्यावरण में कोई काम करने वाले हो. एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल करके आपने कुछ डेवलपमेंट किया है. सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो. कॉन्ट्रीब्यूटिंग द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और अदर फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. मोस्ट ऑफ द पर्सन यही करने वाले हैं. कौन ये सब करें? उठाओ और सीधे उनके जो रिलीफ फंड है उसमें डालो और खत्म करो. दैट कैन बी डन. सच अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब. जब भी मैटर हम प्रिस्क्राइब करेंगे तब बता देंगे. लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है मालूम आपको, जब वो उन्होंने रूल्स बनाए तो उन रूल्स में उनको मालूम था बेचारों को कि ये लोग बाग बहुत गंदे हैं. तो उन्होंने 10 पेज के रूल बनाए, 5 पेज के रूल बनाए, और उन 5 पेज के रूल में डिफाइन किया कि CSR जब आप करोगे तो CSR में आपको क्या क्या करना है. बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पढ़ना उसके लिए. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी. पैसा तो इकट्ठा कर लिया, 10 लाख रुपए अलग अलग निकाल लिए. अब उस 10 लाख रुपए का आप करोगे क्या? CSR एक्टिविटीज बहुत इंटरेस्टिंगली डिफाइन की है. The CSR activity shall be undertaken by company as per the stated CSR policy as the project or programs or activities either new or ongoing, excluding activity undertaken in pursuance of normal course of business. Normally आप जो दान धर्म करते हो उसको तो बात नहीं कर रहे, हम CSR पॉलिसी की बात कर रहे हैं. The board of the company may decide to undertake CSR activity approved by CSR committee through registered trust or a registered society or a company established by the company or its holding company or subsidiary company under section 8 of the act, that is section 25 कंपनी जो हमारी हुआ करती थी पहले. ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी दान कर दोगे. पहले CSR कमेटी बनेगी, वो CSR कमेटी CSR पॉलिसी अप्रूव करेगी कि हम किस क्षेत्र में ये समाज सेवा करना चाहते हैं. उसके बाद वो पैसा एक सोसाइटी को जाएगा जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी, या एक ट्रस्ट को जाएगा जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगी, या एक सेक्शन 8 कंपनी होगी उसको जाएगा. प्रोवाइडेड सच ट्रस्ट सोसाइटी और कंपनी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी. अगर मान लीजिए ये ट्रस्ट, ये सोसाइटी है, ये कंपनी खुद कंपनी ने या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी ने नहीं बनाई है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उसका 3 साल का
3 साल का एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। मतलब सीएसआर फॉलो करने के लिए मुझे नेचुरली एक ट्रस्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे एक ऐसी ट्रस्ट ढूंढनी पड़ेगी जिसका पिछले 3 साल का एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो मैं उसको 10 लाख का चेक दे दूं। अदरवाइज खुद की एक सोसाइटी बनाऊं, उसके अंदर इस 10 लाख का चेक दूं और वहां से एक्टिविटीज करवाऊं। द कंपनी हैज स्पेसिफाइड द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम टू बी अंडरटेकन थ्रू दीज एंटिटीज, the modalities of utilization of funds on such project or program and the monitoring and reporting mechanism आपका होना चाहिए। कंपनी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो जो खर्च ये ट्रस्ट और सोसाइटी करेगी उसके ऊपर वो कंट्रोल कैसे करेंगे। A company may also collaborate with other companies for undertaking project or program on CSR activities in such a manner as CSR committee। हो सकता है 4 कंपनियां मिलकर एक ट्रस्ट बना लें और उसके अंदर CSR एक्टिविटी करें, हमें मतलब नहीं है। सोशल कॉजेज में पैसा आना चाहिए। इट्स अ वेलकम स्टेप देखा जाए ना, एक तरीके से तो बहुत सारी कंपनीज तो ये कर ही रही हैं, बाकी सबको भी ये कर रहा है, तो वो लोग अब ये पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है ना सर। सबसे बड़ी बात ये, एक बार आपने टैक्स दे दिया, टैक्स देने के बाद वो कहां जाता है नोबडी नोज, लेकिन ये तो आप अपने हिसाब से दान धर्म कर रहे हो। कुछ लोगों ने इसको बड़ा वेलकम किया है, सम ऑफ द इंडस्ट्री हाउसेस दे वेलकम दिस सीएसआर, कि ये बहुत अच्छी बात है। इसकी बजाय कि हम पहले सरकार को पैसा दें और सरकार को पैसा देने के बाद कहीं और जाएं, हम डायरेक्टली ये तो देख सकते हैं कि हमने क्या किया। दे विल गो एंड डेफिनेटली दिस विल गिव अ बूम टू सोशल सर्विसेज आएंगे। अ कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज एंड देन सब्जेक्ट टू प्रोविजन 5 ऑफ सेक्शन 135 CRS प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया ओनली शेल अमाउंट टू CSR एक्सपेंडिचर। ये CSR एक्सपेंडिचर आपको जो करना है भारत में ही करना है, इंडिया के बाहर नहीं है। ये पैसा इंडिया में है और इंडिया में ही सोशल कॉजेज में खर्च होगा। CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम एक्टिविटी दैट बेनिफिट ओनली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अंडर देयर टाइम फैमिलीज शेल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR। लो मर गए सर, हमने अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा है, हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए हॉस्पिटल खोल रखा है, ये भी तो सोशल कॉज है। नहीं, वो तो तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स, they will not be included under CSR। वो CSR में शामिल नहीं है। अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली और उनके बच्चों के लिए अगर आप कुछ करते हो, that is not included in CSR। और मजेदार बात कही गई है, contribution of any amount directly or indirectly to any political party shall not be constitute under CSR activity। बहुत क्लियरली बता दें, नेताओं को पैसे दोगे CSR एक्टिविटी में नहीं लेंगे। CSR कैपेसिटीज कंपनी के खुद के पर्सनल से भी वो डेवलप कर सकते हैं, एजेंसीज के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जिनके ट्रैक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश्ड हो 3 फाइनेंशियल ईयर के, वो एक्सपेंडिचर जो है वो आप कर सकते हो अपने खुद के इनिशिएटिव लेकर भी। लेकिन खुद के इनिशिएटिव लेकर जो एक्सपेंडिचर करोगे उस पर एक अपर लिमिट डाल दी गई है कि 10 लाख का 5%, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे अगर खुद से आप करना चाहते हो। सर ये हमने की है, हमको लगा कि ये जरूरत थी, हमने यहाँ कर दिया, तो सर वो 5%, इससे ज्यादा नहीं, 10 लाख का 5%। अब ये रूल रेगुलेशन जब फाइनलाइज करके आएंगे तब आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तो 4 मार्क्स के अंदर पूछने के चांसेस है कि व्हाट डू यू मीन बाय CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस बॉस। क्या हुए ना, देर आर, बात करेंगे। जब मेंबर कितने हुए तो वो भी रिवाइज हुए ना, दे हैव। नाउ ये था CSR और ये अकाउंट्स एंड अकाउंट्स वाला चैप्टर था। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स। तो ओवरऑल 3 दिन के अंदर हमने अकाउंट्स के अंदर जो देखने में आई नई चीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सबसे पहले उठाई थी हमने। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड पर रखना है, वो एक नया काम हो गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करके रखना है 8 साल तक, वो एक नया काम हो गया था, कल हम लोगों ने देखा था जो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। कंसोलिडेशन मैंडेटरी हो गया, कंसोलिडेशन करना जरूरी हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना जरूरी हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव भी होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को भी जाएंगे। उसके बाद आज हमने देखा कि देयर आर सर्टन न्यू अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट क्या, नई सेक्शन ही है जो ये बोल रही है कि प्रोविजनल बेसिस पर भी आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखोगे, चाहे आरओसी को फाइल करोगे, चाहे कुछ हो या ना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हमने पढ़ी। कल से चालू होगा हमारा मेन कंपनी एंड दैट इज, कल पहले चालू करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, क्योंकि उसके अंदर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 गोते खाते हुए नजर आएंगे। तो पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फिर पढ़ेंगे आखिरी में ऑडिट।